वेलकम टू द फार्मेसी इंडिया चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीमोस्टेसिस की। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है हीमोस्टेसिस में और होम्योस्टेसिस में। अब जानेंगे हीमोस्टेसिस क्या होता है। चलिए, व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्सेज दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। जी हाँ, हीमोस्टेसिस के अंदर इंक्लूड होता है वो रेस्पॉन्सेज, वो सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्सेज जो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है। और तीन मैकेनिज्म में बात करेंगे जिससे कि हमारा ब्लड लॉस रिड्यूस होता है। कौन कौन सा है? वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोएगुलेशन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। जी हाँ, वेस्कुलर स्पाज्म, अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, वेस्कुलर स्पाज्म में ऑल ऑफ सडन, याद रखिएगा, जो हमारी मसल सेल्स हैं वो उनकी टाइटनिंग शुरू हो जाती है इनसाइड वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जी हाँ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन से जान रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है, प्लेटलेट हेल्प कर रही हैं प्लग को बनाने में, प्लग फॉर्मेशन में, जिससे कि हमारी ब्लीडिंग रुक रही है। कोएगुलेशन, इसमें कोएगुलेशन जो हमारे कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वो भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलिए इन चीजों को पढ़ने से पहले हम बात करें छोटा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस होता है एक प्रोसेस, जब भी हमारी ब्लड में कोई कट लग जाए या इंजरी लग जाए और उस ब्लड को रोकने के लिए उस प्रोसेस को बोलेंगे हम हीमोस्टेसिस। चलिए, अब इस हीमोस्टेसिस में क्या होता है? इसमें क्लॉट बनता है। अगर हमारी ब्लड वेसल में रप्चर हुआ, डैमेज हुआ, तो उसमें होल बन जाता है मेनली। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल। अगर यहाँ पे डैमेज हुआ तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल इन दिस ब्लड वेसल। सो यहाँ पर क्लॉट बनेगा और इसकी वजह से हम रिपेयर कर सकते हैं अपनी ब्लड वेसल को। जी हाँ, अब याद रखिएगा, जब भी ब्लड वेसल हमारी इंजर्ड होगी, अब जो प्लेटलेट्स हैं, हमारी प्लेटलेट्स ऐसी होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होंगी? आपस में स्टिक हो जाएंगी उस होल के पास टू फॉर्म अ प्लग। अब याद रखिएगा, जब भी कोई ब्लड वेसल है, अगर यहाँ पे होल है तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और यहाँ पे जाके एक प्लग बना लेंगी। मैं दूसरे स्केच से आपको डिनोट कर देता हूं। यहां पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लग। जी हाँ, नाउ तीन मैकेनिज्म हैं जो इंक्लूड है हीमोस्टेसिस में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रिडक्शन होता है। पहला वेस्कुलर स्पाज्म, सेकंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम कोएगुलेशन भी बोलते हैं। जी हाँ, चलिए सबसे पहले बात करेंगे वेस्कुलर स्पाज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलर स्पाज्म में क्या होता है ये भी जानने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी बताया है, इसमें जो भी हमारी मसल सेल्स हैं वो क्या होंगी, वो उनकी टाइटनिंग शुरू हो जाएगी इनसाइड दी ब्लड वेसल, इनसाइड दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जी हाँ, चलिए बात करते हैं, जब भी हमारी आर्टरीज और एट्रियोल्स डैमेज होंगी तो उसके बाद क्या होगा? जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वॉल में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इमीडिएटली। जी हाँ, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो स्टेप को बोलेंगे हम उसको बोलेंगे वेस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? हमारा मेनली ब्लड रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा ब्लीडिंग में। ठीक है, फॉर सेवरल मिनट्स टू सेवरल आवर्स। जी हाँ, ये कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक एक्टिव रहता है, जब तक हमारे अदर हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑपरेशन में नहीं आ जाते, वो आगे एक्टिवेट नहीं हो जाते। आई होप वेस्कुलर स्पाज्म इज क्लियर नाउ मूविंग ऑन द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नाम से समझ लीजिए, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं प्लेटलेट हमारा प्लग बनाने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड रिड्यूस हो रहा है। नाउ अब प्लेटलेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्लेटलेट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा प्लग फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, प्लेटलेट्स के अंदर कुछ केमिकल्स मैं ऑलरेडी बताया हूं, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर, एडीपी, एटीपी, कैल्शियम आयन और सेरोटोनिन।
सबके अपने अपने रोल हैं। जैसे कि मैं अभी अगर इंट्रो में बता दूं, सेरोटोनिन कहीं ना कहीं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो ये भी आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें। प्लेटलेट्स हमारा कुछ एंजाइम भी कंटेन करती है दैट प्रोड्यूस थ्रोम्बोक्सिन A2, अ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्या करता है? ये करता है helps to strengthen a blood clot, lysozymes and some mitochondria and a membrane system that take up the and store calcium and provide channel for release of the contents of the granules and glycogen। जी हाँ, और प्लेटलेट एक हार्मोन भी कंटेन करता है, उस हार्मोन का नाम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर दैट कॉज, क्या करता है वो? प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड अ फाइबर एंड अ फाइब्रोब्लास्ट, जो कि हेल्प करते हैं हमारे रिपेयरिंग में डैमेज ब्लड वेसल वॉल्स की। जी हाँ, अब हमने प्लेटलेट्स के बारे में कुछ देख लिया है। नाउ अब हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कैसे शुरू होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक होती हैं टू दी पार्ट ऑफ अ डैमेज्ड ब्लड वेसल। सपोज दिस इज योर डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, ये डैमेज्ड है, सो हमारी प्लेटलेट्स यहां से आएंगी और यहां पे स्टिक होंगी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडिशन होगा। अब इस स्टेप को हमने बोला प्लेटलेट एडिशन। नाउ अब एडिशन की वजह से जो प्लेटलेट्स होंगी वो हमारी एक्टिव हो जाएंगी और ड्रामेटिकली चेंज होंगी। ड्रामेटिकली चेंज होने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, उनमें प्रोजेक्शन होता है। अब प्रोजेक्शन की वजह से वो आपस में नहीं चिपक पाती, तो ये इस तरह का स्पाइक्स होता है, तो आपस में चिपक नहीं पाती हैं। उसके बाद ये प्लेटलेट्स अपना जो केमिकल जो इनके अंदर रहता है वो लिबरेट करना शुरू कर देती हैं। उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। जी हाँ, इस स्टेप में अपना जो लिबरेशन हो जाता है अपने कंटेंट का जो कि प्लेटलेट्स में रहता है। ठीक है, हम समझ गए थे जो मैं ऑलरेडी बताया था। नाउ रिलीज ऑफ एडीपी, जब एडीपी रिलीज होता है तो उसका काम क्या रहता है? वो अदर प्लेटलेट्स को भी स्टिक कर देता है एंड कॉज स्टिकीनेस टू द न्यूली रिक्रूटेड and activated platelets and cause them to adhere to the originally activated platelets। अब हम इसको बोलेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रोल बता देता हूं आपको। जो हमारा ADP है प्लस जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 है, याद रखिएगा, वो एक्टिवेट करता है हमारी नियर बाय प्लेटलेट्स को। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स के अंदर रहता है ये। और सेरोटोनिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, वो करता है एज एन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, नाउ समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं दैट जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा प्लेटलेट्स का, हमारे एक डैमेज्ड पार्ट में जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, दिस इज द एक्यूमुलेशन एंड अटैचमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, बहुत सारी प्लेटलेट्स आपस में आकर चिपक जाएंगी, तो हमारा हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। एक प्लग बन जाएगा, उसको बोलेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जी हाँ, एग्रीगेशन की वजह से इनिशियली वो लूज रहता है, फिर बाद में थोड़े थोड़े टाइम में वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। सो आई होप यू विल जस्ट गेट इट द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। नाउ आगे बात करेंगे कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जो हमारा ब्लड रहता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है जब तक वो ब्लड वेसल्स में रहता है। अगर हम उसको विड्रॉ करें बॉडी से विड्रॉ करने के बाद जब तो थिक हो जाता है एंड जेल बना लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम उस जेल को सेपरेट करें लिक्विड से, तो उस बाकी लिक्विड को हम बोलेंगे सीरम। ठीक है ना, और जेल को बोलेंगे क्लोट, याद रखिएगा। नाउ what it consists of a network of insoluble protein fibers called fibrin in which the formed elements of blood are trapped। जी हाँ, formed element हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। नाउ द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन कॉल्ड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। ओके, चलिए कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। जो क्लॉटिंग में सेवरल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, दैट आर दी कोएगुलेशन फैक्टर्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं।
इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं वो आगे कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट वन और फिक्स्ड सीक्वेंस। ठीक है ना, चलिए process of coagulation essentially involves a stepwise activation of this certain substance and mostly protein in the blood और टिश्यू फ्लूइड्स। जी हाँ, चलिए अब हमने ब्लड क्लॉटिंग जान ली है क्या होता है, अब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स जानेंगे कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए देख लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को। सबसे पहला फैक्टर 1, फैक्टर 1 को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर 1 हमारा होगा फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 होगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा फैक्टर का मैं बाद में ट्रिक भी शेयर करने वाला हूं। फाइब्रिनोजन का F याद रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन का P याद रखेंगे। फैक्टर 3 हमारा कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 होता है हमारा कैल्शियम। फैक्टर 5 होता है लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 7 होता है हमारा स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। चलिए फैक्टर 9 हमारा होता है क्रिसमस फैक्टर एंड फैक्टर 10 होता है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 11 होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। फैक्टर 12 इज हेजमैन फैक्टर और D भी बोल सकते हैं। फैक्टर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एंड HMWK होता है हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, दैट इज फिट्जजेराल्ड फैक्टर। सो अब इनको याद कैसे करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। नाउ चलिए याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अब याद रखिएगा एक फुलिश लड़का होता है, फुलिश लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं एक लॉन्ग स्लोप पे चढ़ने की, बट क्रिसमस के बाद वो नीचे गिराते हैं उनमें से कुछ। सो कैसे याद करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट वर्ड याद रखेंगे जैसे F फॉर फुलिश, P फॉर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो इनसे याद रखेंगे। ठीक है, क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। सो इनसे आप याद रख सकते हैं स्टार्टिंग वर्ड से। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। सो सबसे पहले जो हमारा मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व करता है हमारी एक रिएक्शन को। जी हाँ, in which activation of one factor leads to the another, means एक फैक्टर एक्टिवेट होगा वो दूसरे को करेगा, दूसरा होगा तो वो तीसरे को करेगा। एक एंजाइमेटिक कैस्केड है, मतलब एक वाटरफॉल की तरह है। हम इसको वाटरफॉल से भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से एक्टिवेशन होता है, पहले ये एक्टिवेट होगा, इसको ये एक्टिवेट करेगा, फिर इस तरीके से, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ दिस एंजाइम कैस्केड रिएक्शन इज नोन एज वाटरफॉल सीक्वेंस। जी हाँ, मतलब स्टेप वाइज इस तरीके से, इस तरीके से होता है। नाउ ब्लड कोएगुलेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। कौन कौन से, पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव formation of prothrombin activator, second one is conservation of prothrombin to thrombin conversion, now third one is conversion of fibrinogen to fibrin। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे होता है, 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिएगा कौन कौन से। पहला होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, सेकेंड वन इज योर इंट्रिंसिक पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं प्रोथ्रोम्बिनेज तक ये सेम रहते हैं, मतलब इसका अलग पाथवे होता है और इसका अलग पाथवे होता है। ये दोनों क्या करते हैं, यहां पर प्रोथ्रोम्बिनेज जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वहां पे जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद हमारे सारे कॉमन स्टेप्स होते हैं, मतलब कॉमन स्टेप्स होंगे यहां पर आके। ठीक है, वो भी देखते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुछ ही स्टेप्स होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसको एक्सट्रिंसिक क्यों बोला, बिकॉज जो इसमें टिश्यू प्रोटीन होता है, याद रखिएगा जो इसमें टिश्यू प्रोटीन होता है जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं और उसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो इट लीड्स टू इनटू ब्लड फ्रॉम सेल्स। जी हां, आउटसाइड ब्लड, सो इसीलिए हमने इसको एक्सट्रिंसिक बोला। ठीक है, एंड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, यहां से शुरू हो जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रोसेस को।
पहले रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज योर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर फैक्टर 7 के साथ, तो ये क्या करेगा, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। उसके बाद एक्टिवेटेड जो फैक्टर 10 है ये ए डिनोट करता है हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 5 की मदद से और कैल्शियम आयन की मदद से हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जी हाँ, ये था हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, या सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये एक तो कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू एक्सट्रिंसिक पाथवे। जी हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इसका नाम इंट्रिंसिक क्यों रखा है, दैट इट इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स एक्टिवेटर आर ईदर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड और कंटेन्ड विद इन ब्लड। जी हाँ, याद रखिएगा। चलिए, पहले प्लेटलेट्स अडेयर होंगी टू द डैमेज ब्लड वेसल। जी हाँ, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन, फैक्टर 5 क्या करेगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 बना देगा। अब जब यहां से फैक्टर 12 से शुरू होता है ये प्रोसेस मेनली, तो अब इसको कैसे समझते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। जो भी एंडोथेलियल सेल्स जब हमारी जो भी डैमेज होंगी, याद रखिएगा ब्लड वेसल लाइनिंग डैमेज हुई तो क्या करेंगी, जो ब्लड वेसल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा हमारे कोलेजन फाइबर के। जी हाँ, कोलेजन फाइबर के हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर की बात चल रही है। उसके बाद जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगी, फॉस्फोलिपिड रिलीज करेंगी, विच इज रिलीज बाय द प्लेटलेट्स। जी हाँ, अब प्लेटलेट्स क्या करेंगी, प्लेटलेट्स हमारा कोलेजन प्लेटलेट्स के साथ, हमारा कोलेजन फाइबर के साथ मिलकर क्या करेंगी, फैक्टर 12 एक्टिवेट। उसके बाद हमारा फैक्टर जो एक्टिवेटेड 12 है वो हेल्प करेगा फैक्टर 11 की। उसके बाद फैक्टर 11 एक्टिवेटेड फॉर्म हमारा कैल्शियम आयन की हेल्प से फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद फैक्टर 8 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 8 को ना। उसके बाद फैक्टर जो 10 है हमारा कैल्शियम आयन की हेल्प से फैक्टर 10 हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म होगा, याद रखिएगा ना। उसके बाद फैक्टर 5 की मदद से जो हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है, यहां पे मैं बात कर रहा था प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद, ठीक है। तो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 की मदद से क्या होगा, हमारा कैल्शियम आयन के साथ में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ गए हैं। नाउ चलिए, अब मैंने ऑलरेडी बताया था पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, ठीक है। ये हमारा मेनली क्या करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हो गया, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया है एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी और इंट्रिंसिक पाथवे से भी। जी हाँ, अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना है, अब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। जी हाँ, प्रोथ्रोम्बिन हमारा कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। नाउ थर्ड वन में क्या होगा, जो हमारा कन्वर्जन है फाइब्रिनोजन में, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आप समझ चुके हैं। स्टार्टिंग में जो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हुआ फाइब्रिन में, वो लूज बन होगा, पर कुछ टाइम के बाद वो टाइटनिंग शुरू हो जाएगी और हमारा मेनली ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। मेनली हमारा जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे थ्रेड टाइप में इस तरीके के मैश बन जाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। सो आई होप यू जस्ट लाइक दिस वीडियो और आपको समझ में आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।